जय भीम साथियों, किसी का पक्ष लेना और उसे ठीक से प्रस्तुत करना आम बोलचाल की भाषा में किसी की वकालत करना कहलाता है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर एक जाने माने वकील भी थे। उन्होंने न केवल अपने मुवक्किलों के लिए वकालत की, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लोकतांत्रिक मूल्यों की भी वकालत की। इसलिए उनकी गिनती आज भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में होती है। डॉक्टर आंबेडकर ने एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर कानून की पढ़ाई की। उन्होंने जीवन भर उसी लक्ष्य के साथ काम किया। उन्होंने वकालत का पेशा पेशेवर उत्कृष्टता या उन्नति के लिए नहीं, बल्कि उस दौर में भारत के लगभग 6 करोड़ अछूतों और दबे कुचले दलितों को न्याय दिलाने के लिए चुना था। 14 अप्रैल की उनकी जन्मतिथि के मौके पर हम आपको बताते हैं कि वे वकील कैसे बने और उन्होंने अपने मुवक्किलों के लिए कौन से प्रमुख मामले में पैरवी की और उन मामलों का नतीजा क्या रहा। 1913 में बाबा साहेब बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए थे। इसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ महाराज ने आर्थिक मदद मिली थी। यह आर्थिक मदद के बदले में उन्हें बड़ौदा के राज परिवार के साथ एक अनुबंध करना पड़ा था कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बड़ौदा सरकार के अधीन नौकरी करनी थी। साल 1913 में वे अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उनका परिचय दुनिया भर के विभिन्न विचारकों और उनकी विचारधाराओं से हुआ। उनके सामने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान कई जगहों पर इस बात का जिक्र मिलता है कि वे 18-18 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, एथिक्स और मानव विज्ञान का अध्ययन किया। 1915 में भारत का प्राचीन व्यापार विषय पर थीसिस प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। 1916 में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय लाभांश थीसिस प्रस्तुत की। डॉक्टर आंबेडकर जितना पढ़ रहे थे, उतना ही उनके पढ़ने और जानने की भूख बढ़ रही थी। उन्होंने बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से आगे की पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्हें वह अनुमति मिल भी गई। इसके बाद वो अर्थशास्त्र और कानून की उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए लंदन पहुंचे। उन्होंने अर्थशास्त्र में शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, जबकि कानून की पढ़ाई के लिए ग्रेज इन में नामांकन लिया। 1917 में बड़ौदा सरकार की छात्रवृत्ति समाप्त हो गई और अफसोस के साथ उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इस बीच उनके परिवार को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति को देखते हुए ही आंबेडकर ने भारत लौटने का फैसला लिया था। अनुबंध के मुताबिक उन्होंने बड़ौदा सरकार के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें अन्य कर्मचारियों से अत्यधिक जातिगत भेदभाव सहना पड़ता था। यहां तक कि बड़ौदा में रहने के लिए जगह ढूंढने में भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। फिर उन्होंने बंबई वापस लौटने का फैसला किया। बड़ौदा सरकार के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मेरे पिता ने मुझे पहले ही कह दिया था कि इस जगह काम मत करना। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि वहां मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। वर्ष 1917 के अंत में आंबेडकर बंबई पहुंचे। वहां उन्होंने सिडेनहैम कॉलेज में प्रोफेसर पद के लिए आवेदन किया। कहने की जरूरत नहीं है कि वे वहां जल्दी ही लोकप्रिय प्रोफेसर हो गए। वे हमेशा बड़ी तैयारी के साथ पढ़ाने के लिए जाते थे। उनकी तैयारी ऐसी होती थी, कक्षा से बाहर के छात्र भी उनके लेक्चर सुनने के लिए आते थे। 1919 में उन्होंने अछूत समाज की मुश्किलों को साउथ बरो कमीशन के सामने प्रस्तुत किया। इस मौके पर उनकी प्रतिभा की झलक सबको दिखी थी। 1920 में उन्होंने अछूतों की दुर्दशा को दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से मूक नायक समाचार पत्र की शुरुआत की और आधिकारिक तौर पर एक तरह से अछूतों की वकालत शुरू की। लेकिन चूंकि सिडेनहैम कॉलेज की नौकरी सरकारी थी, इसलिए उन पर कई तरह की पाबंदियां भी थीं। इसके चलते ही उन्होंने 1920 में प्रोफेसर पद से त्यागपत्र दे दिया और सीधे दलित मुक्ति के संघर्ष में कूद पड़े।
इसी साल यानी 1920 में मानगांव में जाति बहिष्कृत वर्गों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें हिंसा भड़क गई थी। छत्रपति शाहू जी महाराज ने कहा था कि बाबा साहेब शोषितों और वंचितों के नेता होंगे और यह बाद में सच साबित हुआ। डॉक्टर आम्बेडकर को अब तक यह एहसास हो गया था कि दलितों से जुड़े मुद्दे बेहद जटिल हैं, इसलिए उस पर काम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर वकालत करनी होगी और विधायिका में भी उन मुद्दों को ठीक से उठाना होगा। यही सोचकर वे कानून की डिग्री हासिल करने दोबारा लंदन पहुंचे। सितंबर 1920 में लंदन पहुंचने से पहले ही वे भारत में दलित नेता के तौर पर पहचान बना चुके थे, यानी उन्हें अपनी चुनौती और भूमिका दोनों का एहसास था। इसलिए लंदन में रहने के दौरान उनका झुकाव कभी ड्रामा, ओपेरा, थिएटर जैसी चीजों के प्रति नहीं हुआ। वे अपना अधिकतम समय पुस्तकालय में बिताते थे। किफायत से रहने के लिए लंदन में वे हमेशा पैदल चलते थे। खाने पर पैसे खर्च ना हो ये सोचकर वे कई बार भूखे रह जाते थे, लेकिन पढ़ाई पर उनका पूरा ध्यान लगा रहता। लंदन में बाबा साहेब आम्बेडकर के रूममेट होते थे, असनाडेकर। वे आम्बेडकर से कहते, अरे आम्बेडकर, रात बहुत हो गई है, कितनी देर तक पढ़ते रहोगे, कब तक जगे रहोगे? अब आराम करो, सो जाओ। लेफ्टिनेंट धनंजय कीर की लिखी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जीवनी में इसका जिक्र मिलता है। डॉक्टर आम्बेडकर अपने रूममेट को जवाब देते हैं, अरे मेरे पास खाने के लिए पैसे और सोने के लिए समय नहीं है। मुझे अपना कोर्स जल्द से जल्द पूरा करना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे यह पता चलता है कि डॉक्टर आम्बेडकर अपने लक्ष्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे। 1922 में कानून के सभी पाठ्यक्रम पूरे करने के बाद उन्हें ग्रेज इन में ही बार का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया और डॉक्टर आम्बेडकर बैरिस्टर बन गए। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि बाबा साहेब ने एक ही समय में 2 पाठ्यक्रम पूरे किए थे। ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSI में उच्च अर्थशास्त्र की डिग्री भी हासिल की। 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उनकी थीसिस को मान्यता दी और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया। एक ही वर्ष में वे डॉक्टर और बैरिस्टर बन गए थे। हमारे देश में ऐसे कितने वकील हैं जिनके वकील बनने की सालगिरह मनाई जाती है। आपको यह जानकर अचरज हो सकता है कि बीते साल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टर आम्बेडकर के वकील बनने की 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। यह डॉक्टर आम्बेडकर के काम के प्रति श्रद्धांजलि थी। हालांकि 100 साल पहले इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें खासा संघर्ष करना पड़ा था। मुंबई के बार काउंसिल की सदस्यता लेने के लिए आवेदन करने तक के पैसे उनके पास नहीं थे। ऐसे में उनके मित्र नवल भथैना ने उन्हें 500 रुपए दिए थे। तब उन्होंने बार काउंसिल की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 4 जुलाई 1923 को उन्हें सदस्यता मिली और 5 जुलाई से उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर आम्बेडकर को 2500 रुपये महीने की पगार पर जिला न्यायाधीश की नौकरी का प्रस्ताव दिया था, जो बेहद आकर्षक था, लेकिन उन्होंने वकालत का पेशा ही चुना। इसके बारे में उन्होंने बहिष्कृत भारत के अपने लेख और अपने भाषणों में इसका जिक्र किया है। उनके मुताबिक वे दलितों के हितों के लिए काम करना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में स्पष्टता से लिखा है, मैंने जिला न्यायाधीश सहित कोई सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वकालत करने में आजादी हासिल थी। यहाँ यह भी देखना होगा कि हैदराबाद के निजाम ने उन्हें राज्य के मुख्य न्यायाधीश के पद की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। उस दौर में वकालत का पेशा मुख्य तौर पर ऊंची और वर्चस्व रखने वाले जातियों पर आधारित है, क्योंकि उनके मामले मुख्य तौर पर उन्हीं से आते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था, लेकिन फिर भी उन्होंने वकालत करने का जोखिम उठाया। डॉक्टर आम्बेडकर के वकालत के शुरुआती दिनों के बारे में धनंजय कीर लिखते हैं, उस दौर में आपकी त्वचा का रंग आपकी बुद्धि से ज्यादा चमकता था। छुआछूत का कलंक, समाज में दबी कुचली स्थिति, पेशे का नया होना और आसपास के असहयोगी माहौल ने उनकी वकालत को मुश्किल चुनौती में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस मुश्किल परिस्थितियों में वे भी निचली और जिला अदालतों में काम करते रहे।
डॉक्टर आम्बेडकर के मुवक्किलों की स्थिति बेहद खस्ता हाल हुआ करती थी। वे गरीब, खेतिहर या दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे। आम्बेडकर इन लोगों के मामले को गंभीरता से सुनते और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करते थे। वे इन लोगों के साथ सामाजिक, आर्थिक या फिर धार्मिकता के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने सेक्स वर्करों को भी कानूनी सहायता दिलाने के लिए अपने दरवाजे खोल रखे थे। वे किसी के साथ किसी भी तरह का पूर्वाग्रह का भाव नहीं रखते थे। अगर आप किसी वकील के बारे में सोचते हैं तो आपकी आंखों के सामने एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति की छवि घूम जाती है। लेकिन बाबा साहेब एक अनुशासित और प्रखर विद्वान होते हुए भी अपने मुवक्किलों के साथ बहुत सहजता से व्यवहार करते थे। वे कई बार अपने मुवक्किलों के साथ अपना खाना तक साझा करते थे। धनंजय कीर ने डॉक्टर आम्बेडकर की जीवनी में लिखा है, जैसे ही डॉक्टर आम्बेडकर एक वकील के रूप में प्रसिद्ध हो गए, गरीब लोग कानूनी मदद की आस में उनके पास आने लगे। दलितों की पीड़ा और दुख देखकर उनका दिल व्यथित होता था। वे गरीबों का केस मुफ्त में लड़ते थे। उस समय डॉक्टर आम्बेडकर का घर गरीबों के लिए आशा का केंद्र बन गया था। एक दिन उनकी पत्नी रमाबाई जब घर में नहीं थीं, तो 2 मुवक्किल आए। डॉक्टर आम्बेडकर ने न केवल उन्हें दिन का खाना खिलाया, बल्कि रात में खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें खाना परोसा। वे खाना पकाने की कला में भी पारंगत थे। समाज में दलित समुदाय की स्थिति कैसी है, इस बारे में ब्रिटिश सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए 1928 में साइमन कमीशन के सामने गवाही देने के लिए डॉक्टर आम्बेडकर को चुना गया था। जिस दिन उन्हें ये गवाही देनी थी, ठीक उसी दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले में ठाणे के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपने मुवक्किल का पक्ष रखना था। अगर डॉक्टर आम्बेडकर उस मुकदमे में उपस्थित नहीं होते तो शायद उनके कुछ मुवक्किलों को फांसी की सजा मिलती। इससे गरीब और उपेक्षितों के बीच ये संदेश जाता कि आम्बेडकर वक्त पर काम नहीं आए और इसका मलाल उन्हें जीवन भर रहता। दूसरी ओर डॉक्टर आम्बेडकर इस दुविधा में थे कि अगर साइमन आयोग के सामने गवाही देने के लिए नहीं गए तो देश के करोड़ों लोगों की पीड़ा को दुनिया के सामने रखने का मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में उन्होंने न्यायाधीश से अनुरोध किया कि अभियुक्तों के बचाव को अभियोजन पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। अमूमन होता यह है कि अभियोजन पक्ष का भाषण पहले होता है, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपना पक्ष पहले रखने की अनुमति दी गई। डॉक्टर आम्बेडकर की जीवनी में धनंजय कीर ने लिखा है, बचाव के लिए दिए गए तर्कों की सटीकता और उनका आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन मामलों में अधिकांश अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था। हालांकि जब न्यायाधीश ये फैसला सुना रहे थे, तब डॉक्टर आम्बेडकर साइमन कमीशन के सामने देश के दलितों की स्थिति पर अपना पक्ष रख रहे थे। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार एक अच्छे वकील में क्या गुण होने चाहिए? डॉक्टर आम्बेडकर ने 1923 से 1952 तक अपने लंबे करियर के दौरान कई मुकदमे लड़े, लेकिन अब बहुत कम मुकदमों के दस्तावेज उपलब्ध हैं। विजय गायकवाड़ ने उनके कानूनी मामलों और उसमें हुए निर्णयों को लेकर केसेस आर्ग्यूड बाय डॉक्टर आम्बेडकर नामक पुस्तक संपादित की है। डॉक्टर आम्बेडकर की वकालत को समझने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ माना जा सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर एक अच्छे वकील से क्या अपेक्षा रखते थे, इसका विवरण गायकवाड़ ने अपनी पुस्तक में दिया है। 1936 में आम्बेडकर के लिखे गए एक लेख के मुताबिक उनके हिसाब से अच्छा वकील वह होता है जिसे कानून के मौलिक सिद्धांतों की समझ हो, सामान्य ज्ञान की आधारभूत जानकारी हो, किसी विषय को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की कला आती हो, संवाद और तर्कों में सत्यता हो, स्पष्ट भाषा में अभिव्यक्त करने की क्षमता हो, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में हाजिर जवाबी हो। डॉक्टर आम्बेडकर के मुताबिक एक अच्छे वकील में सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। वकालत के चलते ही डॉक्टर आम्बेडकर को पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने का मौका मिला था। उन्होंने लोगों के दुख को करीब से देखा था, इसलिए जब वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के प्रमुख बने तो उनके अनुभव का लाभ पूरे देश को मिला। 1936 में डॉक्टर आम्बेडकर ने तत्कालीन बंबई के सरकारी लॉ कॉलेज में व्याख्यान दिया था।
आज भी ये व्याख्यान हमारे देश के कानून को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। 1936 में बाबा साहेब ने ब्रिटिश संविधान पर यह व्याख्यान दिया और कुछ साल बाद उन्होंने इस देश का संविधान लिखा। ये महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह दलितों के अलावा संपूर्ण समाज के उद्धार के लिए डॉक्टर आम्बेडकर की तपस्या का फल है। इसीलिए उनकी वकालत न केवल अदालतों में बल्कि देश के कोने कोने और दुनिया भर में बेजुबानों की आवाज बन गई है। जब भी मानवता, समानता, भाईचारा और लोकतंत्र के मूल्यों की बात आती है तो डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान याद आता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाबा साहेब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।